खंडर हो चुके इस आइलैंड पर किसी समय 5000 से भी ज्यादा लोग रहते थे। ये आइलैंड दूर से देखने पर किसी बैटलशिप के जैसा ही दिखता है, लेकिन रियल में ये सबसे ज्यादा आबादी वाला एक छोटा सा शहर हुआ करता था। कंक्रीट से बनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, पूल्स, मार्केट, सिनेमा, यहाँ पर हर तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है। एक समय था जब यहाँ बच्चों की आवाजें गूंजती थी, लेकिन अब ये आइलैंड पूरी तरह से वीरान है और यहाँ की बिल्डिंग सड़ने लगी हैं और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर भी धीरे धीरे दाराशाही हो रहे हैं। क्यों अब यहाँ कोई नहीं रहता है? आखिर क्यों सारी फैसिलिटीज होने के बावजूद ये शहर यूं ही वीरान पड़ा है? और जापानीज गवर्नमेंट की ऐसी भी क्या मजबूरी रही जो उन्होंने 35 साल तक टूरिस्ट को इस आइलैंड से दूर रखा? इन्हीं सब सवालों का जवाब हम जानेंगे आज इस वीडियो में। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जी ज्ञान में। हाशिमा नाम का ये आइलैंड साउथ चाइना में मौजूद है। यूं तो इस समुद्र में करीब 500 आइलैंड मौजूद हैं, लेकिन हाशिमा दूसरे आइलैंड से काफी ज्यादा अलग था। देखा जाए तो ये आइलैंड काफी ज्यादा हरा भरा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई आबादी नहीं है। दूसरी ओर हाशिमा जो समुद्र से उभरा हुआ एक बहुत बड़ा पत्थर है, जहाँ पर प्लांटेशन करना इम्पॉसिबल है। एक वक्त था जब हाशिमा आइलैंड ने जापानीज इकोनॉमी को ग्रो करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, जिसका सबसे बड़ा रीजन था कोल माइनिंग। 18th सेंचुरी में इसी समुद्र में मौजूद ताकाशिमा आइलैंड पर रहने वाले लोगों को कोयला मिला, लेकिन वो इसकी हीटिंग प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं जानते थे। फिर एक दिन एक पर्सन को बाय चांस इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चला, जिसके बाद वह अपने घर को गर्म रखने के लिए कोयले का यूज करने लगा। 1850 तक आते आते जापान का नागासाकी एक मेजर पार्ट बन गया था। ये वो समय था जब अमेरिका को ब्रिटेन अपनी सेलिंग शिप को स्टीम इंजन के साथ रिप्लेस कर रही थी, जिसके लिए एक ही चीज की रिक्वायरमेंट थी और वो था कोयला। जब ये बड़ी बड़ी कार्गो शिप नागासाकी पोर्ट पर आती थी तो उन्हें फ्यूलिंग के लिए कोयले की नीड होती थी, और ये कोयला मौजूद था ताकाशिमा आइलैंड पर, जो नागासाकी से कुछ ही दूरी पर था। लेकिन जैसे जैसे कोयले की डिमांड बढ़ी तो डिमांड को पूरा करते करते ताकाशिमा का सारा कोयला खत्म हो गया। जिसके बाद दूसरे आइलैंड पर रिसर्च शुरू हुई तो पता चला कि हाशिमा का एक एक आइलैंड जो कोयले से भरा पड़ा है, उस समय टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, इसलिए कोयला निकालने के लिए हाथों का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन इस प्रोसेस से कोयले की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही थी। मित्सुबिशी जो एक शिपिंग कंपनी थी, उसने हाशिमा आइलैंड को खरीदने का फैसला किया और यहाँ प्रॉपर कोल माइनिंग प्लांट सेटअप करने का फैसला किया, और वर्कर्स को समुद्री लहरों से प्रोटेक्ट करने के लिए एक वॉल भी बनाई गई, जिसकी वजह से ये आइलैंड दूर से देखने पर किसी बैटलशिप जैसा दिखाई देता है। 1960 में यहाँ तकरीबन 3000 लोग काम करते थे, जो 150 टन कोल प्रोड्यूस करते थे, और 1941 तक आते आते हाशिमा में हर साल लगभग 4,10,000 टन कोल प्रोड्यूस करने लगा, और ये प्रोडक्शन हर दिन बढ़ता ही जा रहा था। हाशिमा आइलैंड काफी छोटा था, जिसके चलते यहाँ वर्कर्स के लिए कंक्रीट से रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और शॉप्स बनाई गई। 1959 तक यहाँ की आबादी 5000 से भी ज्यादा हो चुकी थी, और आइलैंड का टोटल एरिया ही 15 एकड़ था। मतलब 335 लोग 1 एकड़ में रहने को मजबूर थे। इतनी पॉपुलेशन डेंसिटी ह्यूमन हिस्ट्री में कभी किसी देश में नहीं हुई थी। कोल माइनिंग की बात करें तो यहाँ माइन सरफेस से 1 किलोमीटर नीचे बनाई गई, जहाँ का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस और 95% नमी होती थी। इतनी डेप्थ में एक कंडीशंस को देखते देखते वर्कर का काम करना खतरे से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ माइनिंग के दौरान काफी लोगों की जान जा चुकी है, और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान तो यहाँ चाइनीज और कोरियन प्रिजनर से फोर्सफुली काम कराया जाता था, जिसके लिए आज भी जापान को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है। और जब वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हुआ तो दुनिया के सामने अपनी इमेज को अच्छा बनाने के लिए यहाँ वर्कर्स के लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई गई, जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ लाइक स्विमिंग पूल, सिनेमा भी बनाए गए, और इन्हीं सभी फैसिलिटीज़ को वर्कर्स के लिए फ्री रखा गया। लेकिन इन फैसिलिटीज़ का लाभ उठाने के लिए वर्कर्स के सामने ये शर्त भी रखी गई कि उन्हें माइनिंग के साथ साथ आइलैंड की मेंटेनेंस में भी हाथ बटाना पड़ेगा।
हाशिमा आइलैंड पर फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं था, इसीलिए जापान से लेकर हाशिमा आइलैंड तक पाइपलाइंस बिछाई गई। 1960 ये वो समय था जब कोल की डिमांड घट रही थी और हाशिमा आइलैंड अपने पीक पर था और जापानीज इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट दे रहा था। अब ऑयल रिजर्व कोल को रिप्लेस कर रही थी। इंटरनेशनल मार्केट में कोल की डिमांड कम होने लगी और ऑर्गेनाइजेशन ने भी कोल को नेचर के लिए हार्मफुल कर दिया, जिसके बाद तो लगभग पूरी दुनिया में माइंस बंद होने लगे। हाशिमा आइलैंड के साथ ही भी यही हुआ। कोल डिमांड घटने से मित्सुबिशी को लॉस होने लगा, जिसके बाद यहाँ भी माइनिंग बंद कर दी गई, जिसके चलते मित्सुबिशी ने 2000 वर्कर्स को दूसरी जॉब फैसिलिटीज में एडजस्ट कर दिया और जनवरी 1974 तक हाशिमा माइंस को ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया, जिसके बाद बिना जॉब के डर से 3000 वर्कर्स ने रातों रात आइलैंड खाली कर दिया। हाशिमा आइलैंड की हिस्ट्री में यहाँ एक पूरी जनरेशन बड़ी हुई है जो अब ये आइलैंड छोड़ने को मजबूर थे। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।